शेरशाह सूरी जो शासन में रहता है, जो भारत पे शासन करता है 1540 से 1545 के बीच में करता है, क्योंकि इसी समय इसकी मृत्यु हो जाती है। हमने कल जिक्र किया था। इसके समय 3 युद्ध भी देखने को मिलते हैं। 3 DCK हमने बताया था एक ट्रिक आपको, फिर से जिक्र कर लेते हैं, फिर डिटेल में बात करते हैं। DCKS, डी फॉर देवरा, देवरा की लड़ाई। देवरा की लड़ाई बाबर और शेरशाह के बीच में होता है, सॉरी हुमायूं और शेरशाह के बीच में होता है 1531 में। 1531 में होता है, लेकिन इसमें जो लड़ाई होती है देवरा की लड़ाई में, जो शेरशाह होता है अपना बच्चे को भी गंवा देता है, क्योंकि उसका कहनाम होता है, जो हुमायूं होता है, भाई हम तुम्हारे किले के सामने तब तक खड़ा रहेंगे जब तक तुम बाहर नहीं निकल जाते, हम तुम्हारे वंश का विनाश कर देंगे। हाँ, इस तरह से खड़ा रहता है। हो जाते हैं 6 महीने 5 महीने इस तरह बीतने लगते हैं। तो भाई कितना अनाज रखोगे आप अपने घर में, बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। तो वह हुमायूं इतना ज़्यादा, मतलब मुगल सारे के सारे इतना खुखार थे, अब वह तब तक खड़ा था जब तक उसका पूरा का पूरा एक तरह से वह आया पैर न पड़ लिया, क्योंकि लगता था एक तरह से मुगल बहुत खतरनाक हैं, क्योंकि यही शेरशाह है जो इसके पिताजी बाबर के साथ में लड़ा था। तीसरी लड़ाई आपको पता है कि खानवा खाया चंदेरी की लड़ाई, मतलब कि चंदेरी किया घाघरा खरीदा। तो चंदेरी की लड़ाई 1527, 28, 29, 28 में 1528 में चंदेरी की लड़ाई जो मादनी राय के साथ बाबर लड़ा था, उसका सहयोग किया था यही शेरशाह सूरी। और बाद में जो घाघरा की लड़ाई होता है वो पूरे अफगान के विरुद्ध होता है। तो ये शेरशाह सूरी एक खुद सूर्यवंश का एक तरह से अफगान होता है, तो पूरे अफगान के साथ वह साथ देने लगा, बाबर के विरुद्ध लड़ाई करने लगा घाघरा की लड़ाई में। उस समय 1529 की लड़ाई में हुई थी घाघरा की लड़ाई, तो उस समय तो वह सारी चीज़ें अब यहाँ पे हमको वही चीज़ इसको फॉलो करता है, मतलब कहता है कि भाई हाँ सच में मुगल बहुत ज़्यादा बलशाली हैं, तो सच में हुमायूं भी बलशाली होगा। तो इस वजह से हुमायूं के सामने नतमस्तक हो जाता है बिना लड़ाई किए हुए, क्योंकि उस समय हुमायूं के पास बहुत सेना होती है। अब क्या करता है, देवरा की लड़ाई में बहुत सारा किला हुमायूं जीत लेता है, और देवरा की लड़ाई में यह अपना एक बेटा खो देता है ना, अपना यह क्या नाम, शेरशाह सूरी। इसके बाद क्या होता है, चौसा की लड़ाई। हम बता रहे हैं, ओवरव्यू दे रहे हैं, फिर स्टार्ट करेंगे। अभी 1539 में होता है चौसा की लड़ाई, चौसा याद रखना। इसके बाद 1540 में बिलग्राम का युद्ध होता है, इसे कहते हैं कन्नौज की लड़ाई। एक होता है सरहिंद की लड़ाई, जो कि शेरशाह के वंशज के साथ हुमायूं लड़ा था, वापस जब आया था 1555 में, है ना, इस चीज़ को याद रखना है। ये सारी चीज़ें हैं, हम आपको बताते चलते हैं। इसमें हुमायूं को इतना मारा गया था कि हुमायूं को नदी में से उठा, नदी मतलब एक तरह से नदी से नीचे फेंक दिया गया था। फिर से वो ससुरा आता है 1 साल बाद, कहता है कि भाई इस बार तो शेरशाह को उतारना है गद्दी से। अब शेरशाह को गद्दी से उतारने के लिए 1540 में इतना मारा गया कि वो 15 साल के लिए निर्वासित हो गया, घुमक्कड़ी का जीवन बिताने लगा। गया तो अपने भाई का, उसके भाई के एक गुरुदेव थे, उसकी लड़की से शादी कर लेता है, जिसका पुत्र होता है अकबर, है ना। तो जिसको हम आगे पढ़ेंगे। अब मित्र बात कर लेते हैं शेरशाह सूरी के बारे में। सूर्य साम्राज्य का पूरा जो संस्थापक होता है वह अफगान वंशीय जो संस्थापक होता है, जिसका नाम होता है, वो अफगान कौन था, जिसका नाम रहता है शेरशाह। याद रखेंगे, पूरे सूर्य वंश का जो संस्थापक रहता है उसको शेरशाह सूरी के नाम से जानते हैं, इस चीज को याद रखना। डॉक्टर KR कानूनगो के अनुसार अगर देखा जाए तो हरियाणा के प्रांत में, हरियाणा एक आपको पता है राज्य अभी भी है, पहले भी एक प्रांत हुआ करता था। हरियाणा के प्रांत के नारनौल महेंद्रगढ़ जिले के आसपास में एक स्थान है, वहां पर इब्राहिम के पुत्र हसन के घर वर्ष 1486 ईस्वी में उसका जन्म हुआ था। लेकिन बहुत सारे ज्ञाता लोग हैं जो कि इसको गलत मानते हैं, लेकिन रियल में हमको यही याद रखना है, 1486 में हुआ था शेरशाह का जन्म, ठीक है भाई। लेकिन एक है परमानंद शरण करके हैं, है ना, परमात्मा शरण कहते हैं उन्हें। तो परमात्मा शरण का कहना है, उनके विचार के अनुसार से अगर देखें तो जो शेरशाह का जन्म हुआ था 1472 में हुआ था। कब हुआ था? 1472 में। लेकिन आपको यह चीजें नहीं याद रखनी है, यह गलत है डाटा, अब यह सही है जो माना गया है। वैसे यह भी सही हो सकता है, लेकिन हमें क्या लेना देना है, जो आयोग मानेगा वह हम सही मानेंगे। 1486 में इसका जन्म हुआ था। अब धीरे धीरे आगे बढ़ती इसकी लाइफ, तो इनके बीच इनके जो बचपन का नाम होता है, उनका नाम होता है बचपन का तो फरीद खां, यह भी याद रखना है, बहुत सारे बच्चे बोल जाते हैं। तो फरीद खां शेरशाह सूरी, इस बार 2-3 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। यही फरीद सूर्यवंश से संबंधित है, इस चीज याद रखना, वही फरीद है जो शेरशाह सूरी है, यही फरीद है, इसका नाम, इसका मतलब यह हुआ। इनके पिता हसन खां, इनके पिता का नाम था हसन खां, जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार हुआ करते थे इनके पिताजी शेरशाह सूरी के, इस बात को याद रखना है। फरीद ने एक बार शेर को मार दिया। इनके पिताजी की जब डेथ हो जाती है तो पिताजी इनके जिसके संरक्षक बने हुए होते हैं, मतलब पिताजी एक तरह से किसी के अंदर में काम कर रहे थे, तो वह बहुत बड़ा एक तरह से आदमी था, उसके अंदर में काम कर रहे थे। तो उसका नाम अगर याद रखना है तो याद रख लीजिएगा, उसका नाम भाई लोहानी करके है। अभी हम सारा नाम बताएंगे, पूरा का पूरा डिटेल नाम बताएंगे। उसका नाम है उसका नाम है मोहम्मद बहार खान लोहानी, मोहम्मद बहार खान लोहानी।
का एक तरह से संरक्षक हुआ करता था। उसके पिताजी, जो शेर शाह के पिताजी हैं हसन खां, वह संरक्षक हुआ करते थे। लेकिन जब उसके पिताजी मर जाते हैं तो उनके संरक्षक जो लोहानी है, बहार खां लोहानी, उसके संरक्षक के रूप में यह शेर शाह सूरी काम करने लगता है। अब शेर शाह सूरी एक बार उसकी रक्षा करने के चक्कर में शेर को एक ही तलवार में उसका धड़ अलग कर दिया, सर काट दिया। तब यह बात शेर शाह मतलब मोहम्मद बहार खां लोहानी को पता चलता है। तो मोहम्मद बहार खां लोहानी कहता है, भाई अब तुम्हारा नाम रहेगा शेर खां। क्या नाम रहेगा? शेर खां, है ना। इस वजह से उसका नाम लग दिया गया शेर खां। तो याद रखेंगे, शेर खां उसे कब नाम पड़ा? जब उन्होंने शेर का हत्या करा, शेर को मार दिया। अब शेर शाह बिलग्राम का लड़ाई लड़ता है। बिलग्राम की युद्ध जैसे ही होता है 1540 में, वह एक तरह से पूर्ण रूप से शासन करने लगता है। कहाँ पर भैया? भारत में। भारत में एक तरह से पूर्ण रूप से शासन करने लगता है। लेकिन अचानक से घटना घट जाता है। जैसे ही वह निर्वासित कर देता है, हुमायूं को बाहर कर देता है 15 साल के लिए, उसी समय एक घटना घट जाता है। यह एक कलिंजर का किला होता है, उसको भेदने के लिए या जीतने के लिए गलिजे निकलता है, जिसका एक तरह से राजा होता है। कलिंजर का जो राजा होता है उसका नाम रहता है, याद रखें, कीरत सिंह। क्या नाम होता है? कीरत सिंह वहाँ का राजा रहता है, जो कि बहुत बलशाली होता है और शेर शाह उसे हराने ही वाला रहता है। लेकिन पता चलता है उक्का नामक आग्नेयास्त्र या फिर आग्नेयास्त्र कहेंगे, तो उक्का याद रखेंगे कौन सा भैया पूछा जाता है। उक्का नामक आग्नेयास्त्र चलाते समय शेर शाह का मृत्यु हो जाता है उसी समय। क्योंकि भाई शेर शाह जो रहता है, यही शेर शाह का नाम से जाना जाता है, जो कि कलिए कि आग्नेयास्त्र इसके हाथ में ही फट जाता है, हाथ में ही इसके फट जाता है और उसी जगह इसकी मृत्यु हो जाती है 1545 ईस्वी को। 1545 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब बाद में कई वर्षों बाद, मतलब 2-3 साल बाद या 5 साल बाद आसपास में पता चलता है हुमायूं को यह बात पता चलती है कि भाई अब शेर शाह ससुरा नहीं रहा, या अपना स्वर्ग सधार गया। तो उसको बहुत खुशी होती है। अब आप लोग कहेंगे भाई कि बहुत लोग कहते हैं कि अब अगर उसको पता हो गया था 1550 में, 1545 में कि शेर शाह नहीं रहा, तो तुरंत क्यों नहीं आया? क्योंकि उसके पास सेना नहीं था कि भाई अब चलेगा तो इसके शेर शाह सूरी के वंशज से लड़ाई करना स्टार्ट करेगा, शेर शाह के जो बच्चे थे उनसे लड़ाई करना स्टार्ट करेगा। नहीं, तो यह बातें उन्होंने नहीं करी। वो अपना सेना गठन करने लगा। सेना गठन किया और एक बार अचानक से आया 1555 ईस्वी में, जिसे बोला जाता है भैया कौन सी लड़ाई? सरहिंद की लड़ाई या फिर कलिजे मच्छीवाड़ा की लड़ाई। तो 1555 में शेर शाह के वंशज के साथ किसकी लड़ाई होती है? हुमायूं की लड़ाई होती है और हुमायूं जीत जाता है और 1 साल के लिए गद्दी पे राज करता है। फिर उसके बाद दिल्ली के जहाँ अपना लाइब्रेरी से गिरता है, उसकी मृत्यु हो जाती है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने कल डिस्कस कर रखा है। अब देखिए, शेर शाह की मृत्यु हो जाती है कलिंजर के किला भेदने के चक्कर में। उक्का नामक आग्नेयास्त्र जब चलाता है, मृत्यु के समय वह इक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहा था। बहुत बार पूछा गया, इसको याद करना है। अब अगर कहा जाता है हिंद तथा ईरानी वास्तुकला के समन्वय का प्रथम उदाहरण माना जाता है, किसको माना जाता है? तो बता देंगे भाई शेर शाह को माना जाता है। शेर शाह का मकबरा अगर पूछा जाता है कहाँ पर है, तो बताएंगे सासाराम, जो कि आज बिहार में पड़ता है। बिहार में बहुत नीचे वाला, मतलब एक तरह से आंध्र प्रदेश, सही बोल रहे हैं, झारखंड के जस्ट ऊपर सटा हुआ है ना, इस तरह से। तो याद रखेंगे शेर शाह का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम में है। सासाराम में झील के बीच में ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया है, अच्छे ढंग से, अच्छे व्यवस्थित रूप से बनाया गया है। रोहतासगढ़ एक किला है, रोहतासगढ़ किला एक कुहाना जो दिल्ली में स्थित है। किला एक कुहाना नामक मस्जिद का भी निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। इस बात को भी याद रखना है, उसके द्वारा कराया गया था। किसका भैया? रोहतासगढ़ किला, और एक है किला एक कुहाना। दोनों चीज याद रखेंगे, हम लिख देते हैं यहाँ पर। रोहतासगढ़ का किला और किला एक कुहाना मस्जिद है, ये मस्जिद है। इन दोनों का निर्माण किसने कराया था? शेर शाह सूरी ने कराया था। यह तो दिल्ली में स्थित है, आपका किला एक कुहाना कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण शेर शाह नहीं कराया गया था, बहुत बार पूछा गया है। शेर शाह का उत्तराधिकारी होता है जिसको हुमायूं ने हराया था, उसका नाम था इस्लाम शाह। इसका एक पुत्र होता है इस्लाम शाह, जो कि 1555 में हार जाता है हुमायूं से, और हुमायूं राजपाट लेके आ जाता है। आपको पता होना चाहिए, इधर शेर शाह ने भूमि के लिए एक तरह से व्यवस्था किया था, जिसको कहा जाता है 32 अंक वाला व्यवस्था। जैसे हम लोग देखते हैं स्केल में 1 2 3 4 5 15 तक होता है, सेम उसी प्रकार से 32 अंक वाला उन्होंने सिकंदरी गज के नाम से एक व्यवस्था किया था, जिसके आंकड़े को कहा जाता है सिकंदरी गज आंकड़ा। किसके द्वारा? एक तरह से डंडी व्यवस्था था। डंडी मतलब डंडी का प्रयोग करता था, है ना। डंडी, सन की डंडी हो गई, और एक तरह से आंकड़ा उसका था, आकलन था 32 सिकंदरी गज का। वह आंकड़े से सारा का सारा भूमि पैमाइश वगैरह आज यूज करता था पहले।
आज देखेंगे तो इंच है और प्लस बिस्सा है प्लस बीघा, इस तरह से लोग यूज करते हैं। बिस्वंती, उनसवंती, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें गांव में चलता है। लट्ठा चलता है अभी भी गांव में, यूपी के बहुत सारे गांव में लट्ठा चलता है, गट्ठा चलता है, ये सब सारी चीज़ें चलती हैं। एक लट्ठा इतना बड़ा, इस तरफ सारी चीज़ें होती हैं। तो इसने एक तरह से कह लीजिए 178 ग्रेन चांदी, 178 ग्रेन चांदी का और 380 ग्रेन तांबे का, इन्होंने देखिए जो 178 ग्रेन चांदी का था उन्होंने रुपया चलाया, चांदी वाला रुपया किसने चलाया, कितने चांदी वाले रुपए को 178 ग्रेन चांदी वाले रुपए को किसने चलाया तो बताएंगे शेरशाह सूरी ने चलाया था। और 380 ग्रेन तांबे का दाम, दाम नाम से जाना जाता था उसमें, दाम किसने चलाया तो बताएंगे शेरशाह ही नहीं चलाया। अब कुछ चीजें हम जिक्र करते हैं, ध्यान सुनते चलिए। शेरशाह ने रोहतासगढ़ का दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेर सूर, क्या भैया, शेर सूर नामक नगर बसाया था। यह बात भी याद रखेंगे, शेर सूर नामक नगर किसने बसाया था, तो वही शेरशाह सूरी, क्योंकि नाम से पता चल रहा है। इसके बाद याद रखेंगे शेरशाह के समय पैदावार जो थी, पैदावार जो आज हम लोग देखते हैं, पैदावार जो था पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूला करती थी। यह बात भी याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। आगे देखेंगे तो याद रखना है कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने किया था तो बता दें कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत भी शेरशाह ही ने किया था, शेरशाह सूरी ने किया था। इसके बाद याद रखेंगे जो 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के रूप में किसने बताया, पाटलिपुत्र को पटना किसने बनाया, पटना, आज वही पटना जो बिहार का कैपिटल है। तो 1541 ईस्वी में पटना बना, किसने बनाया भैया, वही शेरशाह सूरी ने बनाया। और शेरशाह सूरी ने एक डाक प्रथा की भी व्यवस्था करी थी। डाक प्रथा जो पता है हमें अंग्रेजों के ज़माने स्टार्ट हुआ था 1800, जो डलहौजी रहता है वो स्टार्ट करता है, जो हड़प नीति लेके आता है 1848 में और बाद तक रहता है 1856 तक रहता है। उसके बाद हमारा एक तरह से भारत का वायसराय स्टार्ट हो जाता है वहाँ से। तो याद रखेंगे डाक प्रथा भी, या इसने एक तरह से इंटरव्यू कराया था इसका। और प्लस कह लीजिए कि भाई जो आपका ग्रांड ट्रंक रोड है जो कि दिल्ली से काबुल तक जाता है, कोलकाता से कहाँ तक जाता है, काबुल, पाकिस्तान में आज स्थित है, तो उस समय पाकिस्तान नहीं बना था। तो कोलकाता से काबुल तक जो ग्रांड ट्रंक रोड है उसको ग्रांड ट्रंक के रोड के नाम से जाना जाता है। इसको किसने बनाया था या फिर किसने मरम्मत कराया था तो बताएंगे शेरशाह सूरी ने मरम्मत कराया था। अब हमको पढ़ना है भाई किसके बारे में पढ़ना है, अकबर के बारे में। खत्म हो गया हूँ शेरशाह सूरी, हमको पढ़ना है अकबर के बारे में। अकबर 1556 से लेकर 1605 तक रहता है। अकबर के समय बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, मतलब कि अनगिनत घटनाएं। हम बताते हैं अकबर की घटनाएं के सारे बारे में। देखिए अकबर, 1 मिनट रुकेंगे, 1 मिनट रुकना, फिर हम बताते हैं सारी चीजें। 1 मिनट रुकना है, 1 मिनट। हाँ, अब अकबर के बारे में हम कल पढ़ेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं। अकबर के समकालीन शासक का नाम बता देते हैं। अकबर का जो समय काल था 1556 से लेकर 1605 तक रहता है। अकबर के समकालीन बहुत सारे लोग आए, जैसे बात करें रानी एलिजाबेथ जो कि इंग्लैंड की महारानी हुआ करती थी, 1558 से लेकर 1603 ईस्वी तक थी। इसके बाद पूछा जाता है ईरान का उस समय शासक कौन था तो बताएंगे शाह अब्बास, 1588 से लेकर 1629 तक रहा था, लेकिन इसी के समकालीन था। इसके बाद जार इवान फोर्थ, यह रहता है रूस का संस्थापक। आज व्लादिमीर पुतिन है जो कि यूक्रेन के नाक में दम कर रखे हैं। नाटो की पूरी, मतलब हिल चुका है नाटो, इतना डरा दिए हैं पूरा का पूरा, मतलब रूस बहुत ताकतवर है। अब उसके समय, अकबर के समय बहुत किला थे, बहुत राज्य थे जो कि वह जीता। अकबर बहुत खूंखार रहता है, हम अकबर की कहानी पढ़ाएंगे ना, ऐसा इसका कोई दिन नहीं होता होगा जो कि नई औरत के साथ यह रातें न बिताता होगा। मतलब इसके पास इसकी जो धाय माँ थी वो एक हरम दल चलाती थी। हरम दल में बहुत सारी लड़कियां थी, मतलब कि एक तरह से 12 साल से लेकर 18 साल की लड़कियों के साथ ये संभोग करता था। इसकी एक तरह से आदत हो चुकी थी, यह एक दिन संभोग न करे तो यह एक तरह से जी नहीं पाता था। मतलब साल, समझ लीजिए कि जब तक ये जिया तब तक अपने राज्य के हर एक लड़कियों के साथ ये संभोग किया। मतलब ये समझ रहे, जितनी भी लड़कियां थी, या कभी नहीं होता था कि उसके साथ दोबारा संभोग करें, मतलब एक बार रिपीट नहीं करता था दोबारा। ये सारी चीजें इसके साथ घटती थी। ये बहुत ही अभी पढ़ाएंगे इसके बारे में, तो आप कहिएगा अकबर महान शासक नहीं था। अकबर को महान क्यों बोला जाता है, लोग कहते हैं महान शासक, लेकिन सच में अगर उससे रूबरू करा दें आपको ना, तो आपको सच में पता चलेगा अकबर कैसा था। बहुत
घटिया किस्म का इंसान था यार। बाद में यह बहुत सारी सुविधाएं लाता है, बहुत सारी चीज़ें लागू करता है, जिसको देख कर लोग कहते हैं अकबर बहुत महान था, लेकिन पहले उसकी क्या किया रहता है कोई नहीं जानता। आखिर वो किस तरह से निर्दयी रूप से सारी लड़कियों की ज़िंदगी खराब किया रहता है। यह कारण भी रहता है इसके पीछे कि उसकी माँ जो थी उसको एक तरह से सपोर्ट कर रही थी कि यह सब सारा काम करे, है ना। जैसे कि मालवा का पठार हो गया, सॉरी मालवा का पठार बोले, मालवा एक प्रांत है, किला है, वह हो गया, चुनार हो गया, यह सब जीता है। तो हम बताते हैं क्रम से, कल फिर से विस्तार से जिक्र करेंगे। गौसाना हो गया, इसके बाद आमेर हो गया, मेवाड़ हो गया, रणथंभौर हो गया, कलिंजर हो गया, उड़ीसा हो गया, मारवाड़ हो गया, जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया, गुजरात हो गया, बिहार और बंगाल हो गया, काबुल वाला क्षेत्र हो गया, कंधार वाला पूरा का पूरा, सिंध वाला, एक तरह से जहाँ पर आपका बलूचिस्तान है जो पाकिस्तान में, वो वाला क्षेत्र हो गया, है ना। ये सब का सब वो जीत रखा था, समझ लीजिए। दास प्रथा का अंत इन्होंने ही कराया 1562 में। अकबर के ही कारण हरमदल, मतलब अकबर के समय हरमदल की एक तरह से उसकी जब माँ धायमा मर जाती हैं तो हरमदल का मुक्ति इसको मिल जाता है। एक तरह से इसका जिंदगी अच्छे से जीने लगता है फिर अपने एक रानी के साथ, जिसको हरमदल की जो कहा जाता है। हरमदल से कब मुक्त हुआ तो बताएंगे 1562 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा पर जो कर लगाया जाता था उसको समाप्त किया 1563 ईस्वी में। एक तरह से जो जजिया कर लगाया जाता था उसको 1564 में समाप्त किया, है ना। एक तरह से दीन इलाही की भी स्थापना इसने किया 1582 में। ये सारी चीज़ें हैं, हम जिक्र करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। जुड़े रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक। बस आपसे एक उम्मीद है कि अपनी संख्या बढ़ा लीजिए महाराज, बहुत बहुत रिक्वेस्ट है आपसे, बस इतना शेयर कर दो ना कि इतनी संख्या बढ़ जाए, सच में मज़ा आ जाए पढ़ने में और पढ़ाने में। बस ये फैमिली है तो आपकी है, जिद्दोजहद कर लो, थोड़ा सा नहीं मेहनत कर सकते भाई, शेयर कर दो, स्टेटस लगा दो, फेसबुक पे शेयर कर दो, हर जगह शेयर कर दो, फैला दो पूरा का पूरा, मज़ा आ जाए। धन्यवाद।